Super elevation. It is the cross slope provided to road on a horizontal curve by elevating the outer edge of pavement with respect to inner edge in order to avoid overturning and lateral skidding of vehicle due to the effect of centrifugal force. अगर हम एक व्हीकल कंसिडर करते हैं, उसका ऊपर वाला पोर्शन विड्थ हो गया, साइड वाला पोर्शन हाइट हो गया, तो फ्रिक्शन एंड सुपर एलिवेशन इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, इन दोनों का यूज़ करके बैलेंस किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो अगर हम एक व्हीकल की क्रॉस सेक्शन व्यू बनाए और उसको एक पर्टिकुलर सुपर एलिवेशन कंसिडर करें, सुपर एलिवेशन में हमने इनर एज नीचे रखा है और आउटर एज को एलिवेट कर दिया है, ठीक है। अब इसकी जो सुपर एलिवेशन है वो ऐसी बेसिकली टैन थीटा जो है वो x/100 है, यानी x%। e/100 है यानी e%। तो अगर हम व्हीकल का FBD करें तो p जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और w जो वेट है, सो p cos थीटा p sin थीटा, w cos थीटा w sin थीटा। सो फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन w cos थीटा प्लस p sin थीटा। नाउ फोर्स बैलेंस अलोंग स्लोप, so p cos theta will be equal to w sin theta plus friction, which is coefficient of friction multiplied by normal reaction. So p will be equal to w, क्योंकि cos theta नीचे ले गए तो p will be equal to tan theta plus coefficient of friction to w plus fp tan theta. Now tan theta जो है वो e के इक्वल टू है, so ई से पढ़ वो कर दिया और पी फिर 1 माइनस ई एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ई प्लस एफ। सो पी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट इज इक्वल टू ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। ये इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट ऑफ द बॉडी इम्पैक्ट फैक्टर होता है, जो कि इक्वल टू हो सकता है v² अपॉन आर जी ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। ना अगर हम कंसीडर करें आई इम्पैक्ट फैक्टर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट ऑफ द बॉडी होता है, ये अगर 0.2221 है तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर 0.22 है डब वेट का, तो यानी P इज इक्वल टू 22.15% ऑफ वेट ऑफ व्हीकल। सो जो फ्रिक्शन लेंगे हम, ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन वो 0.15 लेते हैं। अब अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ व्हीकल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 22.15% ऑफ वेट ऑफ व्हीकल। तो सुपर स्पीड, अगर हम रेसिंग ट्रैक की बात करें तो रेसिंग ट्रैक में सुपर एलिवेशन 75% होता है और फ्रिक्शन 0.8 लेते, तो हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। बट रोड के केस में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ई एफ की वैल्यू नेग्लिजिबल। और अगर हम मौत का कुआं की बात करें तो वहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में एक थीटा करके स्लोप बन रहा है, एज पार्ट में इंक्लाइंड सुपर एलिवेशन बन रहा है, 80% सुपर एलिवेटेड है ये। और इसमें हम क्या करते हैं, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, रेडियस बहुत कम रखते हैं, सो वेरी हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डेवलप्ड। सो इसमें भी ई एफ नेग्लिजिबल नहीं कर सकते और रेसिंग ट्रैक में भी ई एफ नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, या फिर अगर स्पीड 300 किलोमीटर 200 दे रखी तो भी हम ई एफ नेग्लिजिबल नहीं करेंगे। बट रोड, प्लेन रोड के केस में ई एफ नेग्लिजिबल होता है। सो एज़ पर आई आर सी ई एफ अगर बहुत छोटा होता है आई से तो 1 माइनस ई एफ और भी छोटा होगा 1 से आई नहीं, तो v² अपॉन 2g ई प्लस एफ अपॉन 1। सो ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू v² अपॉन 2g। अगर स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, सो ई प्लस एफ विल बी इक्वल टू v² अपॉन 127.r, जिसमें v की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है और r मीटर्स में है। फॉर रेस ट्रैक हम इसे कंसीडर करेंगे। For racetrack 1 minus EF should be considered, so E plus F upon 1 minus EF, which is equals to V square upon 2G.
Super elevation, cross section provided to road on a horizontal curve by elevating the outer edge of pavement with respect to inner edge. As per IRC v square upon 2g is equals to E plus F सिंपल रोड के केस में. इन रेस ट्रैक या फिर स्पीडवे E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ वी स्क्वायर अपॉन 2g. E plus F is equals to V square upon 127 R if V is in kilometer per hour and radius is in meters. Now we consider the case of equilibrium super elevation. If centrifugal force fully countered by super elevation alone, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटर किया जाता है सुपर एलिवेशन से अलोन, तो फ्रिक्शन इन ट्रांसफर डायरेक्शन विल नॉट डेवलप. या फिर प्रेशर एट आउटर एंड इनर एज ऑफ टायर इज सेम, दिस पर्टिकुलर एलिवेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एलिवेशन. तो जैसा कि हम इस केस में देख सकते हैं, इसमें हमारे 3 केस बनते हैं रिएक्शन में. तो हमें पता है कि एट नॉर्मल पार्ट में अगर हम देखें तो ए टायर और बी टायर रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी, वेट डब्ल्यू. तो आर बी बहुत ज़्यादा होता है आर ए से, ये ऑब्वियस सी बात है. तो अगर हम एलिवेशन थोड़ा ही करें, लो एलिवेशन, तो जो आउटर ओवर टर्निंग होगा वो राइट साइड होगा और स्लिपिंग भी राइट साइड होगी और फ्रिक्शन लेफ़्ट साइड लगेगा. तो हमने आर ए को थोड़ा सा एलिवेट किया और आर बी को थोड़ा कम किया, बट देन ऑल्सो जो रिजल्टेंट आर बी है वो बहुत ज़्यादा है आर ए से. अब सबसे लोएस्ट केस में आ जाते हैं, जब आर ए हमने बहुत ज़्यादा एलिवेशन कर दिया तो ओवर टर्निंग होगा लेफ़्ट साइड में, स्लिपिंग भी होगा लेफ़्ट साइड में, फ्रिक्शन रहेगा राइट साइड में. तो आर ए बहुत बढ़ गया और आर बी बहुत बढ़ गया, तो आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी. बट इन इक्विलिब्रियम केस हम एक ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें आर ए भी बढ़ेगा और आर बी कम होगा, लेकिन आर ए और आर बी इक्वल जाएगा. सो नो ओवर टर्निंग एनी साइड, नो स्किडिंग एनी साइड, no transferred friction at any side. So E plus F is equals to V square upon 127 R, which will be equal to friction 0 E equilibrium V square upon 127 R. So in this case, no overturning any side, no skidding any side, no transferred friction exists, and pressure at both tires are equal. सुपर एलिवेशन एज पर IRC, मिनिमम सुपर एलिवेशन जो होता है वो कैम्बर ऑफ रोड के इक्वल होता है, और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर प्लेन रोलिंग टेरेन 7%, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर माउंटेन स्टीप टेरेन 10%, एंड अर्बन एरिया मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 4%. और ई मिनिमम और ई मैक्सिमम के बीच में ही सुपर एलिवेशन स्पेसिफाइड होना चाहिए. नाउ design of super elevation. Under mixed traffic, design of super elevation is a complex problem because different vehicles move with different speed, due to which required super elevation are also different. So IRC suggests to design super elevation for 75% of design speed, considering coefficient of transverse friction 0. नाउ डिज़ाइन हमें करना है सुपर एलिवेशन के लिए 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसवर्स फ्रिक्शन 0 रखना है. सो ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0.75 वी का होल स्क्वायर अपॉन 127 आर. सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225.7 आर. सो ई विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर बिकॉज फ्रिक्शन 0 रखना है. Now it should not be greater than equal to E maximum. अगर E स्पेसिफाइड E max से कम है या इक्वल है तो बहुत ही अच्छा है, हमें वही E प्रोवाइड करना है. बट E अगर E maximum से बड़ा हो जाता है देन हम प्रोवाइड तो E max ही करेंगे. अब हम फ्रिक्शन से इसको बैलेंस कोशिश करेंगे कि ये रुक जाए. Now we check for friction with 100% of design speed. So F is equals to V square upon 127 R minus E max. इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15. तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन 0.15 या उसके इक्वल टू आती है देन वी प्रोवाइड ई मैक्स, जो कि सेफ़ है. बट फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 0.15 से ज़्यादा आ जाती है तो हमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगानी ही पड़ेगी. सो अगर ई की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ई सुपर एलिवेशन मैक्सिमम स्पेसिफाइड से फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है 0.15 स्पेसिफाइड फ्रिक्शन से, देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीड शुड बी प्रोवाइडेड.
So maximum allowable speed Vmax will be equal to root under 127 dot r Emax plus F friction. Now some important conclusions and confusion points are here. If speed of vehicle is given and question asked to calculate super elevation, स्पीड ऑफ व्हीकल दी गई है और सुपर एलिवेशन निकालना है, तो E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर. वी इज स्पीड ऑफ व्हीकल. अगर स्पीड ऑफ व्हीकल या डिज़ाइन स्पीड दे रखा है और हमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है, सो ई इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर. आर ऑन बोथ द टायर्स विल बी सेम. Reaction F is equals to 0, speed of vehicle या design of vehicle. If design speed is given in question and you need to calculate super elevation, so E will be equal to V square upon 225 multiplied by R, and that should not be equal greater than a maximum specified super elevation. तो फ्रिक्शन ज़ीरो रहेगा और हम 75% का कंसिड्रेशन दोनों लेंगे मिक्स ट्रैफिक का केस में, बिकॉज डिज़ाइन स्पीड निकालना है और सुपर एलिवेशन हमें बताना है. डिज़ाइन स्पीड दिया गया है. इफ़ डिज़ाइन स्पीड इज़ गिवन एंड क्वेश्चन आस्क्स टू कैलकुलेट सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड, सो E प्लस एफ विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 डॉट आर. Type of radius, ruling minimum radius, R ruling will be equal to V square ruling upon 127 E maximum plus friction. Absolute minimum radius or minimum radius will be R minimum will be equal to V square minimum upon 127 E maximum plus friction. R beyond radius beyond which no super elevation needed, R beyond which no super elevation needed is V square upon 225 into camber. Radius will become very high in this case. Attainment of super elevation is achieved in two stages. Stage 1, elimination of crown of camber and rotation of pavement. Now elimination of crown of camber हम यहाँ देख सकते हैं that इनर पार्ट को हमने फिक्स रखा है और आउटर पार्ट को B1 फिर एलिवेट किया, B2 फिर एलिवेट किया, B3 फिर एलिवेट किया ऊपर. और राइट साइड में हम देख सकते हैं कि ये कैसे B1 से B2 से B3 से और फिर धीरे धीरे रोटेशन ऑफ हम पेवमेंट करेंगे. तो रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन करेंगे, पाइवट पॉइंट सेंटर होगा, तो इट में इंटरफेयर विद ड्रेनेज सिस्टम. सेंटर लाइन विल रिमेन सेम एंड अर्थवर्क इज बैलेंस्ड, बट रोटेशन अबाउट इनर एज करेंगे तो पिवट पॉइंट तो इनर एज रहेगा और विल नॉट इंटरफेयर विद ड्रेनेज सिस्टम. सेंटर लाइन एलिवेट हो जाएगा और फिलिंग रिक्वायर्ड होगा. तो अब हम करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग. एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड टू द रोड एट हॉरिजॉन्टल कर्व इज एक्स्ट्रा वाइडनिंग provided for the purpose to avoid off tracking of vehicle due to rigidity of wheelbase, to encounter psychological tendency of driver negotiating the curve, to ensure visibility at curve, to account lateral skidding. Now W width of extra widening is equal to mechanical widening plus psychological widening. 4 लेन रोड की लेंथ 14 मीटर्स होती है. मैकेनिकल वाइडनिंग में सबसे पहले आता है ऑफ ट्रैकिंग. इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर ऑफ ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ऑफ ट्रैकिंग at horizontal curve path made by the front tire system and the path followed by rear tire system are not same. The net difference between these two path is known as off tracking. आप देख ही सकते कि फ्रंट व्हील का जो ट्रैक है वो ऊपर साइड है और नीचे की व्हील का ट्रैक डाउन साइड है. तो अब हम क्या करेंगे, ऑफ ट्रैकिंग ही मैकेनिकल वाइडनिंग होता है. तो हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे ओ ए बी और फिर ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. सो रेडियस प्लस ऑफ ट्रैकिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर. सो ऑफ ट्रैकिंग विल बी इक्वल मल्टीप्लाइड बाय ऑफ ट्रैकिंग प्लस 2r इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर. ना ऑफ ट्रैकिंग बहुत ही छोटा है 2r से, तो 2r प्लस ओ टी
को हम लोग 2r लिख सकते हैं, तो ऑफ ट्रैकिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2r इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, लेंथ ऑफ व्हील बेस. So off tracking will be equal to length of wheelbase का whole square upon 2 into radius. मैकेनिकल वाइडनिंग फॉर n लेन रोड, तो अगर n लेन रोड होगी तो मैकेनिकल वाइडनिंग होगा n इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2r, यानी n इंटू ऑफ ट्रैकिंग. नाउ साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है vp इज इक्वल्स टू v अपॉन 9.5 रूट अंडर आर, v किलोमीटर पर आवर में और r मीटर में है. सिंगल लेन रोड में तो यार एक ही व्हीकल चलेगा, तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ज़ीरो होगा. दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर टू ड्राइव द व्हीकल close to the edge of pavement and to maintain more side gap between the vehicle moving parallelly. So total widening हो गया NL square upon 2R plus V upon 9.5 root under. Some important word for single lane and two lane road when radius is more than 300 meter, extra widening is not required. Extra widening is provided equally to both side of curve, but in some cases can only be provided to inner side of curve like hilly roads. तो हमें दोनों साइड अगर देना है तो W/2 और अगर एक साइड देना है तो WE. नाउ व्हेन अ व्हीकल, इस क्वेश्चन में हमने एक चीज़ ध्यान देना है, वन अ व्हीकल, सो व्हील बेस अपॉन 2r, r निकालना था, फिर उसी r को नीचे वाले इक्वेशन में पुट करके हमें पूरा विड्थ निकालना था. Transition curve is provided to change the horizontal alignment from straight to circular gradually. तो हमें हम यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं रहेगा तो हमें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क फील होगा, जो कि हमें नॉर्मली फील होता हुआ दिखता ही होता है अगर हम ट्रैवल करते हैं. तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी P ज़ीरो होती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़ीरो होती है. और जैसे ही वो एक कर्व को इनकाउंटर करता है, क्योंकि रेडियस इनफाइनाइट होती है तो P ज़ीरो होता है, तो वो P इज इक्वल्स टू mv² r आ जाता है उसमें, बिकॉज r की वैल्यू डेवलप हो जाती है. सो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़ीरो हो जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व में, बट जैसे ही वो सर्कुलर पाथ पे आता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप. ना अगर हम स्टार्ट टू एंड की बात करें, स्ट्रेट रोड ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व की, सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है स्टार्ट पॉइंट पे, ट्रांजिशन कर्व के स्टार्ट पे, वो ज़ीरो रहता है और रेडियस इनफाइनाइट रहता है. धीरे धीरे फिर रेडियस की वैल्यू कम होते होते एक पर्टिकुलर आर वैल्यू पे आ जाती है एंडिंग पे. तो अगर हम बात करते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन, तो वो ज़ीरो रहता है और फाइनल एक्सेलरेशन AF हो जाता है v²/r. नाउ ये जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और P सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस की इन्वर्सली तो अगर हम रेडियस कम करते हैं तो रेडियस कम करते जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता ही जाता है. Objective to provide transition curve to avoid radial jerk, to introduce centrifugal force gradually, to attain super elevation gradually, to attain extra widening gradually. नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम ऐसा लेते हैं कि स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व लेते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. इट इज़ आइडियल फॉर ट्रांजिशन कर्व. रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट इन स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व, बाकी में कांस्टेंट नहीं होता है. So rate of change of centrifugal acceleration is equals to, so C will be equal to delta A upon T, which is equals to constant. So as per IRC, C is equals to 80/75 plus V. C is 0.5 से लेके 0.8 के बीच में. Now length of transition curve, ये हम दो क्राइटेरिया से निकालते हैं. Length of transition curve designed on the basis of मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग 3 क्राइटेरियाज. तो हमें इन तीनों क्राइटेरिया में से जो मैक्सिमम होता है वो कंसीडर करना होता है. ना एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, स्पीड जो थी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. सो स्पीड हो गया लेंथ LT/T.
सो टाइम हो गया एल टी अपॉन वी, एक्सेलरेशन फाइनल वी स्क्वायर अपॉन आर, एक्सेलरेशन इनिशियल ज़ीरो। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया ए एफ माइनस ए आई अपॉन टी, सो सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस ज़ीरो अपॉन टी, तो सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस ज़ीरो अपॉन एल टी बाई वी, सो सी इज इक्वल्स टू वी क्यूब अपॉन आर डॉट एल टी। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ गया वी क्यूब अपॉन आर सी। सो अगर स्पीड किलोमीटर पर आर में लेते हैं, सो एज पर आई आर सी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज 0.0215 वी क्यूब अपॉन सी आर। एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन जो होता है वो 1/n होता है। तो 1/100 मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर 100 मीटर का है तो उसमें एलिवेशन जो होगा एज का, एलिवेशन ऑफ आउटर एज वो 1 होगा, ठीक है। सो अगर 1 मीटर एलिवेशन होता है 100 मीटर लेंथ में, तो 0.5 मीटर एलिवेशन होगा 50 मीटर में। सो x मीटर एलिवेशन कितने में होगा 100x पे। तो इफ़ एलिवेशन ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ रोटेशन x है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो गया एल टी इज इक्वल्स टू एन एक्स। नाउ रेट जो कि 1/5 150 होती है फॉर प्लेन रोलिंग टेरेन, 1/60 होती है फॉर माउंटेन स्टीप टेरेन एंड 1/100 होती है फॉर अर्बन एरियाज। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व सुपर एलिवेशन के केस में सेंटर लाइन पे अगर हम करते हैं और रोटेशन अबाउट इनर एज करते हैं। तो अगर हम सेंटर लाइन पे करें तो विड्थ जो हो जाती है डब्लू प्लस डब्लू ई बाई 2 हो जाती है। तो थीटा निकाल के टैन थीटा ई इज इक्वल्स टू टैन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन डब्लू प्लस डब्लू ई अपॉन 2। सो एक्स विल बी इक्वल टू हाफ ई डब्लू बाई डब्लू ई। नाउ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज एन डॉट एक्स, सो हाफ ई एन डब्लू प्लस डब्लू ई। नाउ रोटेशन अबाउट इनर एज करेंगे तो टैन ई इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डब्लू प्लस डब्लू ई, एक्स विल बी इक्वल टू ई डब्लू प्लस डब्लू ई। नाउ एल टी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी एन एक्स, सो एल टी इज इक्वल टू ई डॉट एन डब्लू प्लस डब्लू। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हमेशा इनर एज लेंगे। नाउ एज पर मिनिमम लेंथ, एज पर मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का फॉर आई आर सी प्लेन रोलिंग टेरेन के केस में एल टी 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर एंड फॉर माउंटेन स्टीप टेरेन एल टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वेलोसिटी किलोमीटर पर आर, रेडियस मीटर और एल टी मीटर्स। अब हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि डिज़ाइन स्पीड दे रखा है, रेडियस दे रखा है और हमें पेवमेंट विड्थ दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसमें सी निकालेंगे क्राइटेरिया 1 से। सो 80/75 प्लस वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, सो सी की वैल्यू आ गई 0.571 मीटर पर सेकेंड क्यूब, बिकॉज ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। नाउ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इसी फार्मूला से आ जाएगी और बेसिकली फिर हम दोनों क्राइटेरिया चेक करके मैक्सिमम से इक्वेट कर देंगे। नाउ कंबाइंड कर्व मेड बाय सर्कुलर एंड स्पाइरल। अब हम जो कंबाइंड कर्व बनाते हैं वो सर्कुलर और स्पाइरल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक लेटरल शिफ्टिंग हो जाती है, शिफ्टिंग करनी पड़ जाती है। नो शिफ्टिंग ऑफ कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एक पॉइंट ले 0 और फिर उसमें एक T1 टेंजेंट ड्रॉ करें ए से और एक D से T2 टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उन दोनों टेंजेंट के बीच में ऊपर पे एक एंगल बनेगा डेल्टा। डेल्टा एंगल जो होता है वही फिर नीचे आ जाता है। और अगर हम बाहरी एज को फाई माने और इस वाले एज को राइट साइड वाले को भी फाई माने, तो फिर थीटा माइनस 2 अल्फा हो जाता है बीच वाला वैल्यू। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। शिफ्टिंग ऑफ कर्व जो होता है, अगर हम शिफ्टिंग करते सी को ऊपर से नीचे,
तो एस की वैल्यू आ जाती है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का होल स्क्वायर अपॉन 24.r। स्पाइरल एंगल जो होता है 5 वो हो जाता है LT/2/r रेडियंस। सो फाई की वैल्यू आ जाती है 180 LT/2πr डिग्रीज। तो ये जो हम एंगल निकाल रही है लेंथ ऑफ कर्व अपॉन रेडियस इनसे निकल रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व अपॉन रेडियस, तो फाई की वैल्यू स्पाइरल एंगल इज इक्वल्स टू LT/2/r रेडियंस। फिर फाई की वैल्यू लेंथ ऑफ कर्व अपॉन रेडियस डिग्री में निकालना है, तो 180.LT/2πr डिग्रीज। लेंथ ऑफ CC सर्कुलर कर्व 5 - 2 अल्फा is equals to LC/R into 180/pi in degrees. So LC will be equal to pi r upon 180 delta minus 2 phi. लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आ गई अगर हम इसमें खींचेंगे, सो tan phi/2 विल बी इक्वल टू T1V अपॉन R प्लस S। शिफ्ट भी इंक्लूडेड रहेगा इसमें, बिकॉज रेडियस प्लस शिफ्ट ही था वहाँ पे हमने किया था। तो T1V विल बी इक्वल टू RS tan 5 delta/2। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी AV इज इक्वल्स टू LT/2 प्लस R प्लस S tan 5/2। नाउ चेनेज एट A निकालने के लिए चेनेज एट V माइनस लेंथ ऑफ टेंजेंट AV करना पड़ेगा। चेनेज एट B निकालने के लिए चेनेज एट A प्लस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, C के लिए चेनेज एट B प्लस लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, और चेनेज एट D चेनेज एट C प्लस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो चेनेज एट A हो जाएगा चेनेज एट V माइनस लेंथ ऑफ टेंजेंट AV। नाउ अब हमारे पास सेटबैक डिस्टेंस निकालना है मीटर्स में। सो इट इज़ द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ रोड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन एडिक्वेट साइड डिस्टेंस टू द कर्व। तो अगर हम केस 1 की बात करते हैं जहाँ पर LC लेंथ ऑफ कर्व बड़ा होता है साइड डिस्टेंस से, तो रेडियस ऑफ कर्व R हमें दे रखी है और हमें C, तो हमें जो ऑब्जेक्ट वो मिडिल पॉइंट में D ऊपर है D नीचे है, तो हमें R माइनस डी इनर एज पे निकालना होता है। सो सेटबैक डिस्टेंस M हो जाएगा CD विच इज़ इक्वल्स टू OC माइनस OD। नाउ M इज इक्वल्स टू R माइनस RD कॉस अल्फ़ा/2, बिकॉज O ऑब्जेक्ट और जहाँ पे 90 डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन का बन रहा है वहाँ पे ट्राइंगल राइट एंगल है, तो हम उसमें R माइनस D कॉस अल्फ़ा/2। Now for alpha/2 S alpha/2 तो हमें पूरे अल्फ़ा का निकालना है, तो पूरा अल्फ़ा हो जाएगा S अपॉन R माइनस डी रेडियंस। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 180 S अपॉन पाई R माइनस डी डिग्रीज। सो alpha/2 विल बी इक्वल टू 180.S अपॉन 2 पाई R माइनस डी इन डिग्रीज। इसमें हमें कोई लेंथ ऑफ कर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनर एज और आउटर एज, अगर ये 4 लेन रोड 2 लेन रोड है तो 4D विल बी इक्वल टू W प्लस WE। सो D विल बी इक्वल टू 1/4 W प्लस WE। D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अगर 2 लेन रोड है तो 4 देंगे ना। अगर लेंथ ऑफ कर्व बड़ी हो जाती है, लेंथ ऑफ कर्व छोटी हो जाती है साइड डिस्टेंस है और साइड डिस्टेंस बड़ी हो जाती है, तो हमें इसमें M यानी सेटबैक डिस्टेंस निकालना है, वो CD हो जाएगा। सो CD विल बी इक्वल टू CG प्लस GD। नाउ CG क्या हो जाएगा OC माइनस OG प्लस GD इज EH। सो EH इस छोटे ट्राइंगल से हमें पता है ये अल्फ़ा/2 हो जाएगा। सो S माइनस LC/2, बिकॉज S बड़ा है और LC छोटा है और दोनों साइड है, तो उससे हम EH निकाल लेंगे S माइनस LC/2 साइन अल्फ़ा/2। नाउ OC माइनस OG क्या हो जाएगा R माइनस इस वाले OEG ट्राइंगल को लेंगे अल्फ़ा/2 वाला, तो R माइनस डी कॉस अल्फ़ा/2। नाउ अल्फ़ा जो हो जाता है वो क्या होगा
एल सी अपॉन आर माइनस डी रेडियंस, सो 180 एल सी बाई पाई आर माइनस डी, सो एल्फा बाई 2 क्या हो गया 180 डॉट लेंथ ऑफ कर्व अपॉन 2 पाई आर माइनस डी, रेडियस ऑफ कर्व माइनस डी, डी क्या हो गया बेसिकली वो डिस्टेंस सेंटर लाइन वाला।